So, hello friends. In last lecture, we have studied about binding energy, nuclear binding energy and nuclear binding energy per nucleon और उसके साथ साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है उन्हें भी सॉल्व कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव डीके के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स है उसमें तो इसका खासा इंपॉर्टेंस है। तो रेडियो एक्टिव डीके जिसको रेडियो एक्टिविटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। इसके बारे में हम समझने वाले हैं। देखिए क्या होता है रेडियो एक्टिविटी। हमारे जो मेंडेलिव का पीरियोडिक टेबल है ना, उनमें ज़्यादातर जो एलिमेंट है वो स्टेबल माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास है उनका स्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं। अब ये अनस्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके न्यूक्लियस में जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो कम होती है, और हमने देखा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर कम है तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल माना जाता है, उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल माना जाता है। अब ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो स्टेबल होना चाहता है, और ड्यूरिंग स्टेबिलिटी अचीव करने का ये जो प्रोसेस है इसके दौरान वो क्या करता है? पार्टिकल्स इमिट करता है। क्या इमिट करता है? पार्टिकल्स। पार्टिकल्स इमिट होने के कारण जो आपका अनस्टेबल न्यूक्लियाई है अब वो कन्वर्ट होने लगता है स्टेबल न्यूक्लियाई में, जिसको हम बाद में बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? डॉटर न्यूक्लियाई। और जो हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियाई है जिसके थ्रू पार्टिकल इमिट हुआ है उसे हम कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? पेरेंट न्यूक्लियाई। तो यहां पर हम एक चीज समझ सकते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल होने के लिए पार्टिकल्स इमिट करता है, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस योर पेरेंट न्यूक्लियाई विच वाज अनस्टेबल नाउ इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू डॉटर न्यूक्लियाई विच आर रिलेटिवली स्टेबल। अब ऐसा हो सकता है कि ड्यूरिंग वन पार्टिकल इमिशन ऑल्सो, मतलब एक ही स्टेप में पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया और स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हुआ है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका ये जो पेरेंट न्यूक्लियाई है उसे स्टेबल होने में, मतलब स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होने के लिए मल्टीपल डीके प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जहां पर अलग अलग पार्टिकल्स भी इमिट होते हैं। अब ये जो मैंने कहा है कि पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं वो कई तरीके के पार्टिकल होते हैं, जहां पर हम बाद में आगे आगे जो आने वाला पार्ट है वहां पे पढ़ेंगे अल्फा पार्टिकल, देन बीटा पार्टिकल एंड गैमा पार्टिकल। तो अलग अलग पार्टिकल के हिसाब से रेडियो एक्टिविटी जो है वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की जाती है। ये जो फिनोमिना है रेडियो एक्टिव डीके का, इसको सबसे पहले अच्छे से किसने स्टडी किया था? उन्हें किया था बैक्वेरेल ने। बैक्वेरेल। और ये फिनोमिना हमें उन्होंने दिया था 1876 में। ठीक है। तो बैक्वेरेल जो है, बैक्वेरेल उन्हीं के सम्मान में हम जो रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिविटी है उसके यूनिट को डिफाइन करते हैं, जिसको हम आगे आने वाले लेक्चर में समझने वाले हैं। ठीक है। सो कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, तो आप सिंपली कह सकते हो इट इज द प्रोसेस इन विच पार्टिकल्स आर इमिटेड फ्रॉम पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई टू गेट इट कन्वर्टेड इनटू डॉटर स्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है। चलो अब सबसे पहले हम पार्टिकल के अकॉर्डिंगली रेडियो एक्टिव डीके को स्टडी करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अल्फा डीके के बारे में। किसके बारे में? अल्फा डीके के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो माय फर्स्ट रेडियो एक्टिव डीके टाइप इज अल्फा डीके। अल्फा डीके मतलब अल्फा पार्टिकल का इमिशन, द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल टेक्स प्लेस। अब देखिए अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हेलियम एटम का न्यूक्लियस। हेलियम एटम्स न्यूक्लियस, इसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। इसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कशन किया था। तो जो हीलियम एटम का न्यूक्लियस है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हीलियम का केमिकल नेम He, इसके अंदर होते हैं दो प्रोटॉन्स और एक्स्ट्रा दो न्यूट्रॉन, ऐसे मिलकर चार न्यूक्लियॉन्स। तो हीलियम एटम जो है इसका एटॉमिक नंबर है 2 एंड एटॉमिक मास नंबर है 4। अगर मैं न्यूक्लियॉन्स को सेपरेटली कैलकुलेट करना चाहूँ तो कैसे करना पड़ेगा? आई वुड हैव टू take a minus z and I'll be getting number of neutrons present in the nucleus anyway। तो ये जो अल्फा पार्टिकल है which is nothing but your helium atom का nucleus that is getting emitted out of your unstable parent nuclei। अब ये जो अल्फा पार्टिकल का डीके होता है ना, ये मोस्टली उन एलिमेंट्स में होता है जिनका एटॉमिक मास नंबर इज ग्रेटर देन 210। तो अगर एटॉमिक मास नंबर इज ग्रेटर देन 210 यू विल बी लाइकली टू सी अल्फा डीके गोइंग ऑन। ठीक है। चलो अब थोड़ा सा प्रोसेस समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक्स नाम का एलिमेंट है।
which has atomic number Z and atomic mass number A and alpha emissions are going on. So अगर एक समय में एक emission में स्टडी कर रहा होता हूँ तो एक ही समय में सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल निकलता है. तो आई एम सेइंग दैट अल्फा पार्टिकल्स आर इमिटिंग आउट. सो अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली योर हेलियम एटम का न्यूक्लियस विच इज He24. और यहाँ पर जो नया डॉटर फॉर्म होगा उसे मैं y से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. एंड वी नो अगर दो प्रोटॉन्स बाहर आ चुके हैं आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सो डॉटर न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर हो जाएगा Z-2 और उसका जो एटॉमिक मास नंबर होगा दैट वुड बी A-4. और यहाँ पर ये जो डॉटर न्यूक्लियाई होगा दैट वुड बी समवॉट स्टेबल एज कंपेयर टू अवर अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियाई. सो दिस इज बेसिक स्कीमेटिक अबाउट अल्फा डीके. अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो बेस्ट एग्जाम्पल है इसका जो हमारा ये होता है बिस्मथ. तो बिस्मथ का एटॉमिक नंबर इज 83 एंड एटॉमिक मास नंबर इज 212. ठीक है. अब इसका जो अल्फा डीके चलता है तो अल्फा डीके के दौरान कौन सा नया डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होता है, वहां पर फॉर्म होता है थैलियम. थैलियम का एटॉमिक नंबर है 81. 83 माइनस 2 इज 81 एंड 212 माइनस 4 that would be 208 plus I would say अल्फा पार्टिकल. ठीक है. तो ये हमारा बेस्ट एग्जांपल है अल्फा डीके का. अब याद रखना यहां पर ये जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है दिस होल प्रोडक्ट इट विल हैव सम मास एंड हमारा जो पेरेंट न्यूक्लियाई है इट विल हैव सम मास. अब देखा जाता है कि जो मास ऑफ पेरेंट है वो ज्यादा होता है मास ऑफ हमारा जो पूरा प्रोडक्ट मिला है उससे. ठीक है. सो मास ऑफ पेरेंट इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोडक्ट. तो इसका मतलब है यहां पर क्या आ चुका है, मास डिफेक्ट आ चुका है. मास डिफेक्ट कैसे मिलेगा, मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई माइनस मास ऑफ योर प्रोडक्ट. ठीक है. अब इसका यूज क्या है, ये मतलब मास डिफेक्ट आया क्यों है समझते हैं. जब डिसइंटीग्रेशन होता है किससे, हमारे पेरेंट न्यूक्लियाई से डॉटर न्यूक्लियाई के दौरान, तो यहाँ पर जो जो जितना मास डिफेक्ट होता है उसको अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट कर ले, मतलब एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास डिफेक्ट, वो प्रोड्यूस करता है काइनेटिक एनर्जी. किसकी काइनेटिक एनर्जी, तो ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट जब निकलता है पर्टिकुलर डिसइंटीग्रेशन के बाद इट मूव्स विथ हायर वेलोसिटी. इनके पास अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होती है और वो काइनेटिक एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, वो मिलती है मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर. और इसी को हम आगे ये जो काइनेटिक एनर्जी है प्रोडक्ट की इसी को आगे हम बोलेंगे क्यू वैल्यू. तो क्यू वैल्यू इज बेसिकली डिफरेंस इन मास ऑफ पेरेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट. उसके कारण जो एनर्जी मिलेगी तो एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ पेरेंट एंड मास ऑफ डॉटर, दैट एनर्जी इक्विवेलेंट इज बेसिकली योर क्यू वैल्यू. ठीक है. तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, कुछ नोट करके लिख सकते हैं. जैसे पहली चीज द मास ऑफ प्रोडक्ट. तो यहां पर मैं इन ब्रैकेट लिख रहा हूं, मान लीजिए मास ऑफ योर डॉटर न्यूक्लियाई प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल. ठीक है. इट इज लेसर देन मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई. ठीक है. दैट इज मास ऑफ एक्स. पहली चीज. सेकंड हमें याद रखना है द मास डिफेक्ट. और मास डिफेक्ट हमें कैसे मिलेगा, मास ऑफ माई पेरेंट न्यूक्लियाई माइनस मास ऑफ माई प्रोडक्ट दैट इज y प्लस मास ऑफ अल्फा. ठीक है. द मास डिफेक्ट इज कन्वर्टेड into energy in the form of kinetic energy. जो कितनी होगी, वो होगी डेल्टा एम दैट इज मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर. और इसी में याद रखना दिस एनर्जी इक्विवेलेंस, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ना बोलते हुए हम वर्ड यूज कर रहे हैं द एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ दिस मास डिफेक्ट को कंसिडर करके जो एनर्जी बन रही है दिस एनर्जी इक्विवेलेंस इज नथिंग बट अवर क्यू वैल्यू. सो आई एम राइटिंग हियर द एनर्जी equivalence for the mass defect or for the difference between
mass of parent nuclei, mass of parent nuclei and product, and product is known as, is known as Q वैल्यू, इसे ही कहा जाता है Q वैल्यू। तो Q वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एम सी स्क्वेयर, और डेल्टा एम इज नथिंग बट मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई माइनस मास ऑफ योर प्रोडक्ट, सो प्रोडक्ट इज माय डॉटर न्यूक्लियाई प्लस मास ऑफ हीलियम एटम दैट इज अल्फा पार्टिकल। सो सिंपली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अल्फा पार्टिकल एंड मल्टीप्लाइड बाय सी का स्क्वायर, दिस इज हाउ यू कैन फाइंड क्यू वैल्यू। ठीक है, चलो हम क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है उसे सॉल्व कर लेते हैं। सो क्या है न्यूमेरिकल, सॉल्व एग्जांपल है 15.7। we have been asked to calculate the energy released in alpha decay of plutonium 238 to uranium 234, the masses involved being mass of plutonium 238.04955 dalton, mass of uranium is 234.04095 dalton, and mass of helium atom का nucleus that is alpha particle is 0.002603 डाल्टन। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज मतलब काइनेटिक एनर्जी, दैट इज नथिंग बट अवर क्यू वैल्यू। सो सबसे पहले गिवन डेटा के फॉर्म में लिख लेते हैं भैया, क्या दिया है हमें, हमें दिया है मास ऑफ प्लूटोनियम। मास ऑफ प्लूटोनियम कितना दिया है, इट इज 238.04955 डाल्टन। देन वी हैव मास ऑफ यूरेनियम, वो कितना दिया है हमें, 234 234.04095 dalton, and we have mass of alpha particle that is helium which is 4.002603 डाल्टन। ठीक है, चलो एनर्जी इक्विवेलेंट या फिर काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी रिलीज और क्यू वैल्यू सारी एक ही चीजें है, तो हम इसको लिख रहे हैं दैट एनर्जी रिलीज्ड इज नथिंग बट डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर। अब डेल्टा एम क्या होगा, चलो दैट वुड बी योर पेरेंट न्यूक्लियस। पेरेंट न्यूक्लियस कौन है, प्लूटोनियम है, क्योंकि उसी को बोला है ना, उसी से डीके चल रहा है। तो मास ऑफ प्लूटोनियम माइनस फिर क्या आ जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ प्रोडक्ट क्या है, मास ऑफ यूरेनियम प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू सी का स्क्वायर। चलो देख लेते हैं, मास ऑफ प्लूटोनियम रखो, कितना दिया है, 238.04955 माइनस मास ऑफ यूरेनियम को ब्रैकेट में लिख लेते हैं 234.04095 प्लस 4.00263, एंड दिस होल नंबर विल बी मल्टीप्लाइड बाय अगेन स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। ठीक है, चलो देखते हैं क्या हो जाएगा इससे। तो यहां पर आगे मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, सो दिस वुड बी इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करें किसे, ये जो पूरा नंबर दिया है इसे अगर मैं एक समय ही सॉल्व करता हूँ तो आप अपने एंड पर इंडिविजुअली सॉल्व कीजिए, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। सो ये निकल कर आ जाएगा 0.005997। ठीक है, ये है हमारा मास इन टर्म्स ऑफ डाल्टन एंड मल्टीप्लाइड बाय सी का स्क्वायर। अब हम जानते हैं अगर मैंने मास जो डाल्टन में दिया है उसे अगर एनर्जी पर स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया, सो आई कैन डायरेक्टली फाइंड द जो एनर्जी रिलीज है वो एनर्जी रिलीज इन टर्म्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 0.0059997 इंटू 931.5, इसे हमने कन्वर्ट कर लिया है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर के फॉर्म में। एंड अगेन ये जो सी स्क्वायर है उससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो सी स्क्वायर कैंसल, और जो हमारा फाइनल आंसर निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5.586 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द डीके ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बीटा डीके के बारे में। तो देखिए बीटा डीके क्या है, अगर मान लीजिए ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव डीके अगर पेरेंट न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाए प्रोटॉन में, क्या हो जाए, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है दैट विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, और प्रोटॉन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। सो ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस एटॉमिक मास नंबर चेंज नहीं होगा, एटॉमिक मास नंबर नहीं चेंज होगा, बस प्रोटॉन का कन्वर्जन न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन का कन्वर्जन प्रोटॉन में होगा। अब देखिए अगर अगर
न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, तो हम देखते हैं न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है लेकिन प्रोटॉन पर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो प्रोटॉन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो हमें इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का निकलना भी जरूरी हो जाता है। तो हम कहेंगे कि when neutron is getting converted into proton and along with that proton also an electron is emit out, और जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो उसके साथ साथ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है हमारा मास का डिफरेंस। तो उस मास डिफरेंस को कवर करने के लिए और एक पार्टिकल यहाँ पर बाहर आता है जिसको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं? एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल कुछ नहीं है, वेरी स्मॉल मास पार्टिकल्स होते हैं जिन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इस तरीके से एक डीके होगा जहां पर पेरेंट न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन विल गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन एंड ड्यूरिंग द कन्वर्जन इनटू प्रोटॉन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस and along with electron there will be an emission of anti-neutrino particles, and then there would be a case wherein neutron will get the proton, ये जो हमारा प्रोटॉन है, that proton will get converted into neutron, and as we know प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है क्या? नहीं है। तो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम एक पॉजिट्रॉन को इमिट होता हुआ देखते हैं। किसे देखते हैं? पॉजिट्रॉन को। पॉजिट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन की ही तरह प्रॉपर्टी रहने वाला एक पार्टिकल है, बस पॉजिट्रॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव होता है, और जो मास होगा पॉजिट्रॉन का वो सेम ही होगा इलेक्ट्रॉन की जितना। सो ई प्लस पार्टिकल बाहर आता है और उसके साथ साथ और एक पार्टिकल बाहर आता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिनो पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? न्यूट्रिनो पार्टिकल। तो अब यहाँ पर फिर से समझिए, बीटा डीके में दो पॉसिबिलिटीज होती है। आइदर न्यूट्रॉन फ्रॉम द पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन एंड along with that electron will emit out and antineutrino particle, or the proton will getting converted into neutron and along with that a positron will come out of the reaction, या positron will come out of as a part of radioactive decay along with neutrino। अब यहाँ से डिपेंड करता है कि ये जो बीटा डीके है उसके दो प्रकार कौन से होते हैं। अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, क्या बाहर आ रहा है? इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, इसके लिए हम इसे नाम देते हैं बीटा माइनस डीके। क्या बोलते हैं इसको? बीटा माइनस डीके। और अगर मान लीजिए पॉजिट्रॉन बाहर आ रहा है तो इसे बोलते हैं बीटा प्लस डीके। तो यहाँ पर एक चीज समझना है आपको, क्या? इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं बीटा माइनस पार्टिकल एंड पॉजिट्रॉन को बोलते हैं बीटा प्लस पार्टिकल। ठीक है? तो कौन किससे बाहर आ रहा है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका बीटा प्लस डीके हो रहा है या बीटा माइनस डीके हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं बीटा माइनस डीके में। तो हमने कहा था कि बीटा माइनस डीके के केस में वन न्यूट्रॉन will get converted into one proton. The proton will have positive charge, and to balance it out we will be having an emission of electron, and along with this electron there will be one anti-neutrino particle that will emit out। चलो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन ही कहलाता है बीटा माइनस पार्टिकल, ये हमें याद रखना है। ठीक है? और ये दिस डीके इज नोन एज बीटा माइनस डीके। नाउ लेट सपोज आई हैव एन एलिमेंट एक्स जिसका एटॉमिक नंबर है z, एटॉमिक मास नंबर है a, और हम मान रहे हैं कि इसके अंदर बीटा माइनस डीके होगा। तो बीटा माइनस डीके होने के बाद y नाम का एक डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो रहा है। अब देखो एक्चुअली हो क्या रहा है इसके अंदर, मैं आपको स्कीमेटिकली दो न्यूक्लियस ड्रॉ करके बताता हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास दो न्यूक्लियस है जिसके अंदर ये पहला एक्स जो न्यूक्लियस है इसके अंदर कुछ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, कुछ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो न्यूट्रॉन्स को क्या कर लेता हूं मैं? शेडेड फॉर्म में ड्रॉ कर रहा हूं। न्यूट्रॉन्स आर शेडेड हियर, और जो प्रोटॉन्स है वो अनशेडेड है। नाउ एज वी हैव सीन अर्लियर, न्यूट्रॉन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन। तो यहाँ पर ये जो पहला न्यूट्रॉन है मैं मान लेता हूँ कि दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वुड इंक्रीज। अब पहले 3 ही प्रोटॉन थे, मैंने यहाँ पर कितने प्रोटॉन्स निकल कर दिखाए हैं? 4 प्रोटॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो एटॉमिक मास नंबर 1 से बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ 1 प्रोटॉन। सो y का जो एटॉमिक नंबर होगा दैट वुड बी z+1। एंड सेकंड थिंग दैट वी मस्ट नोट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन केस ऑफ parent as well as in case of daughter they will remains the same, क्योंकि बस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कन्वर्जन हुआ है। यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है लेकिन एटॉमिक नंबर के लिए जो न्यूक्लियॉन्स की संख्या होती है वो सेम होने के कारण हम यहाँ पर लिखेंगे दैट सेम एटॉमिक नंबर वुड बी देयर।
प्लस एज वी हैव सीन, अब जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो प्रोटॉन विल हैव पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का इमिट होना जरूरी है। एंड अगेन आई एम राइटिंग हियर एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। ठीक है, एक चीज आप अच्छे से समझ लीजिए, एंटी न्यूट्रिनो, एक चीज आप अच्छे से समझ लीजिए, वो ये है कि ड्यूरिंग बीटा प्लस डीके हो चाहे बीटा माइनस डीके हो, यहां पर एटॉमिक नंबर जो है वो चेंज होगा, एटॉमिक मास नंबर विल रिमेन्स द सेम, एटॉमिक मास नंबर सेम रहेगा। अगर बीटा माइनस डीके हो रहा है तो ड्यूरिंग बीटा माइनस डीके एटॉमिक नंबर जो है उसमें एक का एडिशन होगा, तो बीटा माइनस के दौरान, ठीक है, इसको भी ट्रिक की तरह याद रखना, बीटा माइनस में जेड प्लस होता है, तो फिर बीटा प्लस में क्या हो जाएगा, जेड में एक माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसको भी हम समझेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एटॉमिक नंबर वुड रिमेन्स द सेम। ठीक है, इतना याद रखिए। चलो अब हम क्या कर लेते हैं, एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स है उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल में बात करूंगा कोबाल्ट की। मान लीजिए आई हैव अ कोबाल्ट जिसका एटॉमिक नंबर होता है 27 एंड एटॉमिक मास नंबर इज 60। इफ सपोज बीटा माइनस डीके इज गोइंग ऑन, तो बीटा माइनस डीके होगा तो कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है 27, अब इसमें एक ऐड होना पड़ेगा प्रोटॉन को, तो नया 28 नंबर का एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट फॉर्म होगा डॉटर न्यूक्लियाई के तौर पर, तो दैट वुड बी माय निकेल। निकेल का एटॉमिक नंबर है 28 एंड एटॉमिक मास नंबर एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट वुड रिमेन्स 60। देन देयर वुड बी अ emission of beta minus particle that is electron plus anti न्यूट्रिनो प्लस एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, वैसे ही अगर सेकंड एग्जांपल की बात करें तो कार्बन ले सकते हैं, कार्बन C614, तो यहां पर भी क्या होगा, जब बीटा माइनस डीके होगा सो देयर वी कैन सी कार्बन का कन्वर्जन हो जाएगा नाइट्रोजन में विच हैव एटॉमिक नंबर 7 एंड एटॉमिक मास नंबर 14, प्लस देयर विल बी एन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। ठीक है, यहां पर हमें कुछ चीजें याद रखनी है, तो चाहे ये सेम ही रहेगा बीटा प्लस डीके हो या बीटा माइनस डीके हो, यहां पर हमें एक चीज याद रखनी है, कौन सी, कि मास ऑफ जो प्रोडक्ट होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट दैट विल बी लेसर देन मास ऑफ पेरेंट। ठीक है, जो मास डिफेक्ट आएगा, द मास डिफेक्ट, इसको हम एनर्जी इक्विवेलेंट के फॉर्म में अगर देखें तो एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास डिफेक्ट, द एनर्जी इक्विवेलेंट जो होगा इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसके फॉर्म में मास डिफेक्ट आएगा, एंड देन वी कैन से दैट एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास डिफेक्ट वुड बी योर क्यू वैल्यू। और क्यू वैल्यू कैसे देते हैं हम, मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। तो यहाँ पर बीटा माइनस डीके के केस में मास डिफेक्ट हम कैसे लेंगे, सो मास ऑफ योर पेरेंट न्यूक्लियाई दैट इज mx माइनस मास ऑफ योर डॉटर न्यूक्लियाई प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई माइनस। अब यहाँ पे ई माइनस नहीं लिखा, ई प्लस लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहे इलेक्ट्रॉन हो या पॉजिट्रॉन हो सेम ही होगा, मल्टीप्लाइड बाय सी का स्क्वायर। ठीक है, इतना याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं बीटा प्लस डीके की ओर। तो अब देखिए बीटा प्लस डीके क्या होता है, यहां पर पहले केस में बीटा माइनस डीके में न्यूट्रॉन वाज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, अब यहां पर क्या हो जाएगा भैया, आपका जो प्रोटॉन है दैट प्रोटॉन विल गेट कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन पर तो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता है क्या, नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, ये जो न्यूट्रॉन है इसके साथ साथ इस पर्टिकुलर चार्ज को बैलेंस करने के लिए बोलेंगे कि भैया एक पॉजिट्रॉन इमिट होता है, और ये जो पॉजिट्रॉन है इसे ही हम बोलते हैं बीटा प्लस पार्टिकल्स। दिस positron is known as beta plus particle, and along with this beta plus particle there will be an emission of neutrino, अब देखिए यहां पर भी क्या होगा, जो हमारा न्यूक्लियस है उसको अगर मैं इसके फॉर्म में लिखूं, x इज z एंड a, z इज एटॉमिक नंबर, a इज एटॉमिक मास नंबर, सो नाउ देयर विल बी अ कन्वर्जन। अब कन्वर्जन कैसे होगा, तो यहां पर चूंकि प्रोटॉन कम हो रहा है, प्रोटॉन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन अब कम हो रहा है आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सो आई कैन राइट x विल गेटिंग कन्वर्टेड इनटू y z-1, और चूंकि देखिए यहां पर
डायग्राम के थ्रू मैं समझा रहा हूँ। मान लीजिए ये प्रोटॉन्स है एंड दीज आर न्यूट्रॉन्स। सो ड्यूरिंग क्या हो रहा है, बीटा प्लस डीके, वन प्रोटॉन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। सो दो प्रोटॉन बच रहे हैं यहाँ पे और ये हो गया न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ चुकी है, न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ चुकी है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स चेंज हुए हैं क्या? नहीं, पहले भी मान लीजिए 6 थे तो अब भी 6 है। तो एटॉमिक मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो एटॉमिक मास नंबर रिमेन्स अनचेंज। व्हाट वी हैव इज पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। सो इसको यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ। क्या हुआ है, हमारा एक प्रोटॉन, our one proton has got converted into neutron and this type of decay is known as beta प्लस डीके। ठीक है, अब देखिए जब कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है ना, तो ऐसे जरूरी नहीं कि सिर्फ बीटा ही एमिशन हो। अनस्टेबल पैरेंट न्यूक्लियाई को स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होने के लिए मल्टीपल रिएक्शन से गुजरना पड़ सकता है, जहां पर कुछ पार्टिकल्स अल्फा, सम पार्टिकल्स ऑफ बीटा माइनस एंड सम पार्टिकल ऑफ बीटा प्लस दे कैन हैपन, और इवन गैमा जो डीके होता है वो भी होता है। यहाँ इस बीटा प्लस डीके में भी हमें समझना पड़ेगा कि जो पैरेंट एटम है उसका मास और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसका मास, उसमें भी मास डिफेक्ट होता है। और ये जो एनर्जी इक्विवेलेंस है मास डिफेक्ट का, इट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है वही काइनेटिक एनर्जी होती है, एंड दैट काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट यूर बेसिकली क्यू वैल्यू। ओके, उसके भी बारे में आगे मैं लिख कर दूंगा। अभी फिलहाल एग्जाम्पल देख लेते। तो अगर बीटा प्लस डीके का बेस्ट एग्जाम्पल देखना है आपको, तो C610। ठीक है, C610 एक कार्बन का आइसोटोप है। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ जो एटॉमिक नंबर है 6, उसमें से एक क्या हो जाएगा, प्रोटॉन माइनस हो जाएगा। सो this will become boron which have 5 atomic number and atomic mass number 10, plus there will be an emission of positron which is my beta plus particle and plus न्यूट्रिनो। ठीक है, प्लस न्यूट्रिनो पार्टिकल। अब जैसे कि मैंने बोला है, न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो टाइनी मास वाले पार्टिकल होते हैं जिन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। सेकंड अगर मैं एग्जांपल लूँ तो सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, एटॉमिक मास नंबर है 22, एंड दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10 एंड एटॉमिक मास नंबर इज 22 फॉर दैट पर्टिकुलर आइसोटोप, एंड अगेन हियर इट विल बी एन इमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। ठीक है, ये जो पॉजिट्रॉन है, दिस पॉजिट्रॉन्स आर कॉल्ड एज योर बीटा प्लस पार्टिकल। बस एक चीज याद रखनी होगी, यहाँ पर जो क्यू वैल्यू होती है, बीटा प्लस डीके हो चाहे बीटा माइनस डीके हो, दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा एम, दैट इज मास डिफेक्ट इनटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। और मास डिफेक्ट हमें हमें कैसे मिलेगा, दैट वी विल बी फाइंड थ्रू मास ऑफ योर parent nuclei, that is mx माइनस मास ऑफ योर प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट में कौन कौन आता है, हमारा डॉटर न्यूक्लियाई आता है, प्लस मास ऑफ योर पॉजिट्रॉन है ना। पॉजिट्रॉन में ई प्लस में लिख रहा हूँ, वैसे वो है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही, तो आप सिंपली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही लिख लीजिए, प्लस मास ऑफ न्यूट्रिनो। अब यहाँ पर जनरली जब हम न्यूक्लियर रिएक्शन स्टडी करते हैं बीटा पार्टिकल के, वहाँ के लिए याद रखना, जो न्यूट्रिनो का मास होता है या एंटी न्यूट्रिनो का मास होता है वो बहुत कम होता है। तो व्हाइल कैलकुलेटिंग मास डिफेक्ट हम उसको कंसिडर भी नहीं करते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इन केस ऑफ सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। दिस इज योर क्यू वैल्यू इन केस ऑफ बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, अब हम आगे क्या कर लेते हैं, एक बीटा डीके से रिलेटेड सॉल्व एग्जाम्पल है उसे देख लेते हैं। क्या दिया है, कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल दैट इज positron emitted in the decay of sodium which has atomic number 10, atomic mass number 22, given mass of sodium देकर रखा है, then neon का भी हमें मास देकर रखा है in terms of Dalton, and we have been given mass of electron in terms of Dalton। अब हम जानते हैं भैया, हमें अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिसको हम क्यू वैल्यू बोलते हैं या एनर्जी रिलीज बोलते हैं, दैट विल बी इक्वल टू मास डिफेक्ट इनटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। अब मास डिफेक्ट क्या होगा, तो मास ऑफ पैरेंट एटम के न्यूक्लियस का मास, कौन सा है पैरेंट न्यूक्लियस, इट इज सोडियम। सो सोडियम के मास में से हम क्या करेंगे, मास ऑफ नियॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको माइनस कर लेंगे सोडियम के मास से और उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे सी के स्क्वायर के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन हमें कितना दिया है, वी हैव बीन गिवन 21.994431 इन टर्म्स ऑफ डाल्टन, माइनस चलो मास ऑफ नियॉन ऐड कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन के मास में, सो 21.991385 प्लस
0.00055। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का मास। वी हैव एडेड इट इनटू द मास ऑफ नियॉन मल्टीप्लाइड बाय c का स्क्वायर। तो आप इसको इंडिविजुअली सॉल्व कीजिए, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ। इसका जो वैल्यू आएगा, ये सेकंड टर्म ऐड करना है और फर्स्ट टर्म से माइनस करना है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 0.002502। अब ये हो गया इन टर्म्स ऑफ डाल्टन मल्टीप्लाइड बाय सी का स्क्वायर। तो हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए जो डाल्टन में मास है उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस सी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं। सो दिस वुड बी 0.002502 इंटू 931.5, दैट वुड बी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय सी का स्क्वायर। तो सी स्क्वायर कैंसल, माई फाइनल क्यू वैल्यू और एनर्जी इमिटेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, दैट वुड बी इक्वल टू 2.330613 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, गैमा डीके को स्टडी करते हैं। अब गैमा डीके की अगर हम बात करें तो गैमा डीके होता क्या है, देखिए जो न्यूक्लियस है, अगर न्यूक्लियस से हाई एनर्जी फोटॉन्स बाहर आ रहे हैं रेडिएशन के फॉर्म में, तो उसे हम कहते हैं गैमा डीके। अब ये हाई एनर्जी जो फोटॉन्स है उनकी एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में होती है। अब ये कैसे होता है समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो अरेंज्ड है अपने अपने एनर्जी लेवल्स के हिसाब से। तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ नंबर ऑफ मैं न्यूट्रॉन्स और कुछ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। अब वैसे देखा जाए तो ये सारे जो न्यूक्लियॉन्स है वो अपने लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में होते हैं। बट अगर मान लीजिए कोई अल्फा इमिशन या बीटा इमिशन हो रहा है, तो ड्यूरिंग अल्फा एंड बीटा इमिशन दीज पर्टिकुलर न्यूक्लियॉन्स दे गेट एक्साइटेड टू हायर स्टेट, एंड एक्साइटेड होने के बाद में वो फिर रिटर्न आते हैं अपने लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में, एंड ड्यूरिंग रिटर्निंग बैक टू लोअर एनर्जी स्टेट एनर्जी इज इमिटेड आउट। एज आई टोल्ड यू बिफोर, these nucleons are already at lowest possible energy state. To make them excited and go to the higher energy state, energy required is in terms of किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इतनी एनर्जी न्यूक्लियंस को सप्लाई कर दी जाए तभी वो हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे, और ये एनर्जी उन्हें कब मिलती है, जब अल्फा या बीटा डिके हो रहा होता है। सो व्हेन दे रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, एंड दोज आर हाई एनर्जी फोटोन रेडिएशन विच आर टर्म्ड एज गैमा डीके। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो गैमा डीके कुछ नहीं है, हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस से इमिट होते हैं व्हेन देयर इज इमिशन ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल्स। दूसरी चीज, अगर एक एटम के लेवल पर देखा जाए तो पूरे एटम में जो इमिशन होता है वो अल्ट्रावायलेट रेज से लेकर रेडियो वेव्स के स्पेक्ट्रम में होता है। कहाँ से, अल्ट्रावायलेट टू रेडियो वेव्स का स्पेक्ट्रम। बस न्यूक्लियस के अंदर जो इमिशन हो रहा है और वो इसमें कोई पार्टिकल इमिट नहीं हो रहा है, याद रखना। अल्फा और बीटा पार्टिकल के इमिशन दौरान जो अपने पार्टिकल्स आ रहे हैं अल्फा बीटा, दे आर देयर। बट गैमा डीके में, अगर सिर्फ गैमा डीके की मैं बात करूं, तो यहां से कोई अलग से पार्टिकल नहीं आ रहा है। जब कोई अलग से पार्टिकल नहीं आएगा तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है न्यूक्लियस के, क्या वो चेंज होंगे, बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। तो आपका जो पेरेंट न्यूक्लियस है वही आपका डॉटर न्यूक्लियस भी होता है। बस यहां से क्या निकल कर बाहर आ रहा है, आपके गैमा रेज विच आर हाई एनर्जी फोटॉन्स बाहर आ रहे हैं। तो दो तीन चीजें जो समझने वाली है जो आपके एंट्रेंस में हेल्प करेगी वो ये है कि देयर इज नो चेंज इन एटॉमिक मास नंबर or atomic number as there is no change in the constituent nucleons. Secondly, only radiations of high intensity or high energy radiations with जिन्हें हम gamma rays भी बोलते हैं, they are emitting out. जो एनर्जी बाहर आती है it is in terms of kilo electron volt or mega electron volt, because nucleons were already at lowest possible energy state, and to make them excited high amount of energy was required, that was provided during alpha or बीटा डीके। ठीक है, सो इतनी सारी चीजें हैं रिलेटेड विद गैमा डीके। अब हम क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है विच इज एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। लेट्स सी इट। तो क्या क्या दिया है यहाँ पे, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज इन द फॉलोइंग रिएक्शंस गिवन द मासेस टू बी। अब रेडियम का मास हमें दिया है इन टर्म्स ऑफ डाल्टन, लीड का मास दिया है, देन वी हैव कार्बन C14,
उसका मास, देन वी हैव यूरेनियम का मास, बेरियम, क्रिप्टॉन, कार्बन अगेन, देन बोरॉन, और इन सारों के मास हमें इन टर्म्स ऑफ डाल्टन दिए हैं, पहली चीज याद रखना है। सेकंड हमें बोला है वी हैव टू इग्नोर न्यूट्रिनो का एनर्जी, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स है दैट वी हैव टू इग्नोर, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज, मतलब क्यू वैल्यू बोल सकते हैं या मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय सी का स्क्वायर, इस फॉर्म में हमें एनर्जी को निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले से। फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या दिया है? द फर्स्ट इक्वेशन सेज रेडियम, देखिए स्टार्ट कर रहे हैं हम, रेडियम which is having atomic number 88, atomic mass number is 223, it is getting disintegrated into lead, Pb having atomic number 82, atomic mass number is 209, plus it has carbon element that is C6 and 14। तो ये जो हुआ Pb एंड कार्बन, दीज आर आवर प्रोडक्ट, एंड ये जो है दिस इज अवर पेरेंट। ओके, तो हम जानते हैं भैया एनर्जी रिलीज इज नथिंग बस मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। अब मास डिफेक्ट क्या होगा? मास ऑफ पेरेंट दैट इज मास ऑफ योर रेडियम माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट विच इज मास ऑफ लीड प्लस मास ऑफ कार्बन, इसको कंबाइन करके मास ऑफ रेडियम से हम माइनस करेंगे एंड देन इट विल बी मल्टीप्लाइड विद स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं। सो आई एम सिंपली राइटिंग एनर्जी इमिटेड इन फर्स्ट रिएक्शन वुड बी E इज इक्वल टू, अब मास ऑफ रेडियम हमें दिया है, कितना दिया है? 223.0185 डाल्टन, माइनस मास ऑफ लीड ऐड कर लेते हैं, कितना दिया है भैया मास ऑफ लीड? इट इज गिवन है 208.9811, प्लस मास ऑफ कार्बन C6, कौन सा कार्बन इमिट हो रहा है? C614, तो C614 दिया है, यस C614 इज 14.00324, सो आई एम राइटिंग इट हियर 14.00324 डाल्टन मल्टीप्लाइड बाय सी का स्क्वायर। चलो अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 223.0185 माइनस, अगर हम क्या कर लेंगे, इन्हें ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? आप इंडिविजुअली कीजिए, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, एंड दिस वी विल बी गेटिंग अराउंड 222.98434, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सी का स्क्वायर। और एक बार मास डिफेक्ट हम ला लेंगे। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसके मास से, मतलब रेडियम के मास से, रेडियम के मास से जो प्रोडक्ट का मास है उसे माइनस कर रहा हूँ। सो आफ्टर डूइंग द सब्सट्रैक्शन आई विल बी गेटिंग 0.03416 मल्टीप्लाइड बाय सी का स्क्वायर। और देखिए हम क्या कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो 0.03416 इंटू 931.5 दैट वुड बी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर, सी स्क्वायर कैंसल, एंड आवर फाइनल आंसर वुड बी 31.82 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो ये पहले रिएक्शन का हमारा आंसर मिल चुका है। अब हम क्या करते हैं भैया, हमारी जो सेकंड रिएक्शन है उसे सॉल्व करते हैं। अब सेकंड रिएक्शन क्या दी है? यूरेनियम 92 एंड 236 के बारे में कहा है। सो सेकंडली यूरेनियम 92 एंड 236, इसका डिसइंटीग्रेशन किस में हो रहा है? बेरियम एंड क्रिप्टॉन। सो बेरियम 56 एंड 140 प्लस क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन का कितना दिया है? क्रिप्टॉन इज 3694, सो 36 एंड 94, तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएंगे, यस 2 न्यूट्रॉन्स आर देयर। चलिए एनर्जी इमिटेड फाइंड करना है, तो दैट वुड बी मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। अब देख लेते हैं, मास डिफेक्ट निकालना है तो मास ऑफ पहले लेना पड़ेगा यूरेनियम, माइनस प्रोडक्ट का मास क्या होगा? मास ऑफ बेरियम प्लस मास ऑफ क्रिप्टॉन प्लस मास ऑफ 2 न्यूट्रॉन, एंड देन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय सी का स्क्वायर। तो मास ऑफ यूरेनियम दिया है, कितना दिया है देखिए, मास ऑफ यूरेनियम इज 236.0456, तो 236.0456, 236.0456 माइनस, चलिए मास ऑफ बेरियम कितना दिया है? यहाँ पर देखिए मास ऑफ बेरियम दिया है हमें 139.9106, 139.9106 प्लस मास ऑफ क्रिप्टॉन क्या है? 93.9341, तो 93.9341 प्लस 2 टाइम्स द मास ऑफ न्यूट्रॉन। भैया मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है?
हम जानते हैं डाल्टन के टर्म्स में होता है 1.0086665, यही तो होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन, एंड देन इट इज मल्टीप्लाइड बाय सी का स्क्वायर। तो चलो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली इसको पूरा सॉल्व कीजिए आप, फाइनली पूरा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर निकल कर आएगा 0.18357 इंटू सी का स्क्वायर। अब ये जो पूरा मास है ना ये डाल्टन के टर्म में है, तो आई एम सिंपली राइटिंग 0.18357 इंटू 931.5, दिस वुड बी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर, और पहले का हमारा सी स्क्वायर तो है ही, सी स्क्वायर कैंसल, एंड माई फाइनल आंसर वुड बी 170.9954 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम रफली बोल सकते हैं भैया 171 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलेगा। अब हम थर्ड रिएक्शंस पर आते हैं। तो थर्ड रिएक्शन क्या दी है हमें, हमें दी है कार्बन C611, कार्बन C611, this is getting disintegrated into, yes, boron 511, boron 511 plus one electron, sorry, one positron and a neutrino, प्लस वन पॉजिट्रॉन एंड एक न्यूट्रिनो। अब न्यूट्रिनो को तो हमें निगलेक्ट ही करना है, ठीक है, बोला ही है हमें न्यूट्रिनो को निगलेक्ट करना है। तो चलो, एनर्जी रिलीज विल बी इक्वल टू मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर। मास डिफेक्ट कितना निकलेगा, मास ऑफ कार्बन माइनस मास ऑफ बोरॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय सी का स्क्वायर। सो मास ऑफ कार्बन दिया है, कितना दिया है देखिए, मास ऑफ कार्बन कौन सा है, C611। तो देखिए C611 दिया है 11.01143, तो 11.01143 माइनस मास ऑफ बोरॉन देखिए कितना दिया है भैया, मास ऑफ बोरॉन, यस 11.0093, 11.0093, और हम जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है डाल्टन के टर्म में, 0.00055 मल्टीप्लाइड बाय सी का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना पूरा, आप इसको करिए सॉल्व, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ क्योंकि हमारा समय बच जाए। सो ये आ जाएगा नियरली 0.00158 इंटू अब सी का स्क्वायर। ये जो आंसर है ये डाल्टन में है, हम कर लेते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में। सो 0.00158 इंटू 931.5, अगेन इट गेट्स इनटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हमारा ये सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर कैंसिल, माय फाइनल आंसर वुड बी 1.47177 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आई होप कि ये जो टॉपिक है अल्फा बीटा और गामा डीके का, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर सीईटी के क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स लर्निंग लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। चलो, सो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 अल्फा पार्टिकल्स एंड 2 बीटा पार्टिकल्स आर इमिटेड इन सक्सेशन from the element X, which has atomic number 86 and atomic mass number 226. The atomic number and the mass number of new element formed are respectively, हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, क्वेश्चन को समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। सो 3 अल्फा पार्टिकल लिमिट होने वाले हैं और 2 बीटा पार्टिकल लिमिट होने वाले हैं, ठीक है, सक्सेशन में, एंड एलिमेंट दिया है हमें X is 86 हैविंग एटॉमिक मास नंबर 226। तो अगर मैं यहाँ से 3 अल्फा पार्टिकल लिमिट करवा लूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 अल्फा पार्टिकल कैन कॉज द रिडक्शन ऑफ 6 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन कम होंगे, तो ये जो मेरा डॉटर न्यूक्लियर बनेगा वहाँ पर इट विल हैव एटॉमिक नंबर 80। कितना एटॉमिक नंबर होगा, 80, और एटॉमिक मास नंबर कितना होगा, तो वहाँ पर 3 अल्फा पार्टिकल के कारण 4 इंटू 3 इज 12, 12 न्यूक्लियॉन्स कम होंगे, तो एटॉमिक मास नंबर 12 से कम हो जाएगा, 12 से कम हो जाएगा। सो 226 माइनस 12, तो ये बनेगा 214, ठीक है, दैट वुड बी 214। तो हमारा एटॉमिक मास नंबर आ गया है 214, एटॉमिक नंबर इज 80। देन इट हैज गॉट 2 बीटा पार्टिकल का इमिशन। अब बीटा पार्टिकल में 2 ऑप्शन है, हो सकता है बीटा प्लस हुआ हो या बीटा माइनस हुआ हो। जो नया एलिमेंट होगा, मान लीजिए मैं उस नए एलिमेंट को बोल लेता हूँ डी नाम से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है।
चलो, अब डी नाम से जो एलिमेंट है उनके जो एटॉमिक मास नंबर है वो तो नहीं चेंज होंगे, 214 ही रहेंगे, यहाँ पर भी डी 214 ही रहेगा। बस अगर बीटा माइनस है और दो बीटा पार्टिकल इमिट हुए हैं माइनस वाले, तो जेड में 2 एडिशन होगा, सो दैट इज 80 प्लस 2 हो जाएगा, दैट इज 82, और ऊपर 80 माइनस 2 हो जाएगा, दैट इज 78। ठीक है, अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो एटॉमिक मास नंबर 214 ऑप्शन सी में दिख रहा है, और एटॉमिक नंबर कितना है उसका 82 है, तो ये मतलब है दो बीटा माइनस पार्टिकल इमिट हुए होंगे। ठीक है, ये इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एन आइसोटोप ऑफ ओरिजिनल न्यूक्लियस कैन बी फॉर्म्ड इन अ रेडियो एक्टिव डिके विद द इमिशन ऑफ फॉलोइंग पार्टिकल्स। तो 1 अल्फा 1 बीटा, 1 अल्फा 2 बीटा, 1 अल्फा 4 बीटा एंड 4 अल्फा 1 बीटा, ऐसे चार ऑप्शन दिए हैं और हमें बोला है कि आइसोटोप फॉर्म हुआ है। मान लेते हैं कि मेरे पास एक एलिमेंट है x जिसका एटॉमिक नंबर है z, एटॉमिक मास नंबर है a। इसमें से पहले जो होगा वो मान लेते हैं अल्फा इमिशन हो रहा है, और उसके बाद में आएगा बीटा इमिशन, और बीटा इमिशन के बाद हमारा आइसोटोप फॉर्म हो जाएगा। आइसोटोप में हम जानते हैं एटॉमिक नंबर में कोई चेंज होता है क्या, नहीं होता है, बस चेंज कहाँ पे होता है, एटॉमिक मास नंबर में। चलिए देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को ट्राई कर रहा हूं मैं, उसमें 1 अल्फा एंड 1 बीटा की बात हो रही है। चलो, 1 अल्फा अगर पार्टिकल इमिट होगा तो जो नया बन रहा है इसको भी मैं फिलहाल एक्स ही लिखता हूँ। ठीक है, एक्स डैश लिख लेते हैं लगे तो। जो एक्स डैश होगा वहां पे जेड से 2 प्रोटॉन गायब हो जाएंगे, जेड माइनस 2 बचेगा, और ऊपर क्या बचेगा, जेड माइनस 4, क्योंकि 4 से टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कम हो जाएंगे। सो सॉरी, जेड ए माइनस 4 होगा, तो ए माइनस 4। नाउ अब क्या करना पड़ेगा, अगर मैं कह रहा हूं कि 1 बीटा पार्टिकल इमिट हो रहा है, तो भैया बीटा के पास दो ऑप्शन है, या तो प्लस बीटा या तो माइनस बीटा। अगर माइनस बीटा इमिट होगा तो जेड, जो भी जेड मेरे पास आ रहा है, फिलहाल जेड माइनस 2 आ रहा है, उसमें 1 ऐड होगा, और अगर प्लस बीटा इमिट होगा तो जेड माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा। तो देखते हैं, अगर बीटा प्लस आ रहा है तो दैट वुड बी जेड माइनस 3, और बीटा प्लस आ रहा है तो दैट वुड बी जेड माइनस 1 होगा। और हमें तो चाहिए जेड, हमें क्या चाहिए, जेड चाहिए, तो भैया अगर जेड चाहिए तो यहाँ तो नहीं हो सकता है वो पॉसिबल फर्स्ट केस में, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन के पास जाते हैं, फिर से स्टार्ट करेंगे। चलो, सेकंड ऑप्शन में क्या बोला है, 1 अल्फा, सो 1 अल्फा है तो z माइनस 2 बचेगा, a माइनस 4 बचेगा, और 2 बीटा बोला है, सो 2 बीटा में फिर से दो पॉसिबिलिटीज है, प्लस 2 हो सकता है बीटा, या फिर माइनस 2 बीटा हो सकता है। अगर माइनस 2 बीटा पार्टिकल इमिट हो रहे होंगे तो z जो हमारे पास आया है z माइनस 2, इसमें फिर दो प्रोटॉन्स ऐड हो जाएंगे, हालांकि एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होगा। और अगर प्लस टू बीटा पार्टिकल की बात करूं तो z माइनस 2 में माइनस 2 प्रोटॉन्स करने पड़ेंगे, तो दैट वुड बी z माइनस 4, और ये हो जाएगा z माइनस 2 प्लस 2 इज ओनली z। तो ये ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है, क्योंकि y में जो है वो z ही मुझे चाहिए, और दो बीटा माइनस पार्टिकल अगर आ जाएंगे तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल रहा है। सो माई सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ बीटा प्लस डीके, यहाँ पर बीटा प्लस डीके हुआ है, एक्स स्टैंड्स फॉर, तो सोडियम है जिसका नियॉन में कन्वर्जन हुआ है, बीटा प्लस मतलब पॉजिट्रॉन, और हम जानते हैं जब पॉजिट्रॉन आता है तो वहाँ पे न्यूट्रिनो पार्टिकल इमिट होते हैं, तो जो ऑप्शन डी है दैट इज माई करेक्ट ऑप्शन, न्यूट्रिनो पार्टिकल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है, इन द यूरेनियम रेडियो एक्टिव सीरीज the initial nucleus is uranium 92 and 238, so I am writing here uranium 92 and 238। देन आगे बोला है, एंड दैट द फाइनल न्यूक्लियस इज पीबी 82 एंड 206, तो यहाँ से जब फाइनल आएगा तो आ रहा है लीड विच इज हैविंग एटॉमिक नंबर 82 एंड एटॉमिक मास नंबर 206। व्हेन यूरेनियम न्यूक्लियस इज डिके इनटू लीड द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड बीटा पार्टिकल्स इमिटेड, तो कितने अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, कितने बीटा पार्टिकल निकलेंगे। अब देखिए, अल्फा पार्टिकल के समय में z 2 से चेंज होता है और एटॉमिक मास नंबर 4 से चेंज होता है, लेकिन अगर बीटा की बात करें तो बीटा में एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। मतलब अगर अल्फा पार्टिकल निकला होगा और अल्फा पार्टिकल के बाद ए माइनस ए की जो भी वैल्यू रही होगी, एटॉमिक मास नंबर की जो भी वैल्यू रही होगी वो उतनी ही रहेगी, बस चेंज किस में होगा, एटॉमिक नंबर में चेंज होगा, और z में +1 ऐड होते जाएगा अगर बीटा माइनस डीके है, और -1 होगा अगर वो बीटा
प्लस डीके है तो, ठीक है, इतना हमें याद रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमें पूछा है कितने नंबर ऑफ अल्फा और कितने नंबर ऑफ बीटा। तो देखिए यूरेनियम 238 ये कन्वर्ट हुआ है 206 में, तो कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल लिमिट हो चुके होंगे, तो देखना पड़ेगा एटॉमिक मास नंबर में कितने का चेंज आया है। तो 238 माइनस 206 दैट वुड बी 32। अब 32 जो है चेंज है एटॉमिक मास नंबर में, वो कितने अल्फा पार्टिकल लिमिट होने के बाद आएगा, सो दैट वुड बी 32 डिवाइडेड बाय 4 एंड दिस मस्ट बी 8। तो 8 अगर अल्फा पार्टिकल लिमिट होते हैं, 8 अल्फा पार्टिकल, तब जाके एटॉमिक मास नंबर 206 बचेगा, 238 से 206। और उसके बाद में जो भी बीटा पार्टिकल का इमिशन होगा उसमें किसी तरीके का एटॉमिक मास नंबर चेंज नहीं होगा। अब अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में 8 अल्फा पार्टिकल कहाँ पे है, डी में है, और कहीं पे है क्या, नहीं है। तो यही एक ऑप्शन हमारे पास बचता है, इसलिए हम बीटा पार्टिकल की जो थ्योरी है उसको अभी यहाँ पर टेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली आंसर मिल चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ इंपॉर्टेंट सीईटी के क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।